चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक एजम्पशंस, ऑब्लिक दिया हुआ है कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। एजम्पशंस मतलब क्या होता है? एजम्पशंस मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा अब क्या है? अगर हम शुद्ध हिंदी को चलते हैं कि अवधारणा का क्या मतलब होता है। हम लोग बहुत चीज़ ऐसे चीज़ हैं जिसको बचपन से ही फॉलो करते हैं, जो शुरू से ही फॉलो की जाती है, और वो फॉलो करना यानी उसका अनुसरण करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। ठीक है ना? उसको हम अवधारणा बोलते हैं। तो अकाउंटिंग जब से शुरू हुआ है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हम उसका पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अवधारणा जिसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको आपको अकाउंटिंग सेक्शन को लेके चल सकते हैं। बहुत जगह देखते हैं कि वो क्या करेगा, आपको अकाउंटिंग के प्रकार, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स आपको एक बार में दे देंगे, लेकिन डायरेक्ट हम किसी भी चीज़ को नहीं एब्जॉर्व कर सकते हैं जब तक उसके लिए हमको मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक उसके लिए हम तैयार नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है ना? तो अवधारणा को समझते हैं कि क्या बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, अ रिनाउंड अकाउंटेंट वंस एब्जॉर्व दैट अकाउंटिंग वॉज बॉर्न विदाउट नोटिस एंड रियर्ड इन नेग्लेक्ट। अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड एंड देन थ्योराइज्ड। एक विद्वान ने इसका शोध किया कि अकाउंटिंग जो है उसके लाइफ में बिना परमिशन का, बिना सूचना दिए वो आ गया। उन्होंने साथ फील किया। हम भी शुरू में बोले थे कि अकाउंटिंग को लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं, स्कूल में बहुत जगह इसकी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन अकाउंटिंग का जन्म आपके जन्म के साथ जुड़ गया है ना? जब हम किसी भी चीज़ का, अकाउंटिंग का तात्पर्य क्या था? लेखा जोखा। हम किसी भी चीज़ का लेखा जोखा जब करते हैं तो वो अकाउंटिंग का प्रकार है, लेकिन जब वित्तीय लेखा जोखा करते हैं उसका जो तात्पर्य है, उसका जो संबंध है, वो अकाउंटिंग से हमको मतलब रखता है। लेकिन जो हम बार बार लेखा जोखा रखते हैं, जिसको बार बार रिपीट करते हैं, उसका ज़रूरत होता है। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग बिना सूचना दिए आपके जीवन में आ जाता है। ठीक है ना? फिर यहाँ पर जो है इसको हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, उपेक्षित भी नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे अभी देखे होंगे कि आप कोई भी कागजात यूज करते हैं तब डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन आज से पहले बोलेगा याद ही नहीं है कब मेरा जन्म हुआ था, क्या हुआ कोई। लेकिन अभी ऐसा अब है, उसके बगैर आपका बहुत चीज़ बनेगा नहीं, बहुत कागजात नहीं बनेगा। तो उसका लेखा जोखा आप लिख के रखते हैं तब ना आप दूसरे जगह लगा देते हैं। ठीक है ना? तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर्टेन ग्राउंड रूल्स वेर इनिशियली सेट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दीज रूल्स arise out of the conventions, therefore these are called conventions or concepts। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो अवधारणाएं, जो नियम बनाए गए हैं, उसको स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना पड़ेगा, है ना? जो उसने फील किया, वी शैल डिस्कस हियर ओनली द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस दैट आर वेरी वाइटल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या है? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को, जो मूल तत्व है कंसेप्ट का, उसी का हम डिस्कस करेंगे, उसी की विवेचना करेंगे। ठीक है ना? ऐसे बहुत चीज़ इसमें है जो हमको पढ़ना चाहिए। तो द फॉलोइंग आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में क्या क्या पहले होना चाहिए? अकाउंटिंग में सबसे पहले मेटेरियलिटी है। मेटेरियलिटी मतलब यानी जब आप बिजनेस में आते हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल भी रखते हैं। एक मटेरियल मूर्त रूप से भी होता है, एक अमूर्त रूप से भी होता है। जब कोई व्यवसाय करेगा तो उसकी मटेरियलिटी क्या है, वो किस चीज़ का सौदा वगैरह करेगा। अब मूर्त और अमूर्त हम क्यों बोले? एक वस्तु के रूप में है, एक अवस्तु के रूप में है। जब आप आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को 3 वर्गों में बांटा गया है।
ठीक है ना, उसको 3 वर्ग में बांट दिया गया है। अब वहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एक कर दिया गया है, दूसरा ट्रेडिंग को कर दिया गया है, फिर मैन्युफैक्चरिंग को कर दिया गया है। तो इस तरह से आगे हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी हम यहाँ देखेंगे मटेरियल तो कुछ चाहिए ना। आप यहाँ आए, अगर ये आप ट्यूशन के पॉइंट से यहाँ पर आए हैं तो आपने भी कुछ मटेरियल परचेज किया है, जो मटेरियल दिखता नहीं है लेकिन मटेरियल का एक नाम है ना, उस नाम को आपने यहाँ से परचेज किया है, जिसको DCA, टेली काउंटिंग या कुछ भी आप बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का मटेरियल है, मेरे लिए मटेरियल है। यानी वो वस्तु के रूप में नहीं है लेकिन वस्तु के रूप में भी आप उसको देख रहे हैं, है ना, उसका एक पैकेज बना हुआ है जिसको आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो सेल हमने आपको किया और आप यहाँ से ग्रहण उसको करके लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। अब दूसरा व्यापार लेता है, बहुत ऐसा व्यापार है जिसमें मटेरियल है, आप जाएंगे पैसा देंगे और आप मटेरियल परचेज करके लाएंगे, और उतने मूल्य का, अगर 100 रुपये आप दिए हैं तो 100 रुपये का मटेरियल आप परचेज करेंगे। आगे है मैचिंग। आप जब व्यवसाय को आगे कंटिन्यू रखेंगे तो उसका मिलान भी होना चाहिए, दोनों मैच होना। जैसे हमने 50 रुपया दिया तो आपको वो 100 रुपया का चीज़ नहीं देगा। तो जब भी आप व्यवसाय करेंगे तो आपको क्या करेगा, 50 रुपये की जगह 50 रुपया का ही वस्तु देगा, है ना। 100 रुपया देंगे 100 रुपया का वस्तु देगा। फिर आगे है मनी मेजरमेंट। व्यवसाय में हम अकाउंटिंग परिभाषा में देखें कि हमको जब भी अकाउंटिंग करना होगा तो कैसी चीज़ों का करना होगा, जिसका संबंध हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर से हो और उसका मूल्यांकन हम पैसे में कर रहे हैं, पैसे में नहीं कर रहे हैं। जैसे आप आए और आप पढ़ना चालू कर दिए, साल भर पढ़े फिर चले गए, तो आपके साथ हमने बिजनेस नहीं किया, लेकिन आप आए, एडमिशन लिए, सारे प्रोसेस को पूरा किए, है ना, पेड किए, उसको कहीं न कहीं में लिखे और उसके चीज़ को आप प्रूफ के रूप में रखे भी, तो वहाँ पर क्या हुआ, मनी इन्वॉल्व है। आप उस चीज़ का दावा भी कर रहे हैं कि हमने एडमिशन लिया है ना, हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। और उसका लेखा जोखा आप अपने घर में भी करते हैं कि इस चीज़ के लिए हमने इतना इन्वेस्ट किया। और हम यहाँ भी लेखा जोखा करते हैं कि किसी विद्यार्थी से हमने इतना पेमेंट लिया और उसको हमको 1 साल तक आप सर्विस देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे देखिए मनी मेजरमेंट आपके साथ किया जाएगा अगर आप व्यापार कर रहे हैं। आगे है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न भी बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस के लिए। आप व्यापार करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि आज हम बिज़नेस शुरू किए, हमारा 6 महीने के बाद बंद हो जाए, कभी ऐसा सोचते हैं, है ना। एक व्यापारी, जैसे हम सेंटर लेंगे, आज हम इसको बोल सकते हैं कि आज हम 27-28 साल या 30 साल के आसपास से रेगुलर इस बिज़नेस को हम कर रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न, आप जब किसी के पास जाते हैं, मतलब लंबी आयु आप इसका कितना रखें, और जब किसी की बिज़नेस चल पड़ती है तो ये भी आप उसमें मेंशन करते हैं कि इतने दिन से इसका बिज़नेस चल रहा है, मतलब एक बढ़िया जगह पर हम हैं, है ना। नया खुला है तो कौतूहल आता है, एक्साइटमेंट होता है कि इतना लंबा हम टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। बहुत ऐसा व्यवसाय आता है जो नया खुलता है, एक्साइटमेंट होकर चले जाते हैं और 5 महीने 6 महीने 1 साल के बाद उसका बिजनेस गिर जाता है या बंद हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि आस पड़ोस में बहुत सी लाइब्रेरी का बिजनेस खुला, बंद होता है जाता है, बंद होता है जाता है, आप देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हो सकता है कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर अस्थायी रूप से आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से गोइंग कंसर्न भी ये दिखाता है कि इसकी जो ताकत है बिजनेस की कितना पावरफुल है ना। बिजनेस, द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, कि हाउ पावरफुल, ठीक है। तो और उससे क्या होता है कि जो पब्लिकली इफेक्ट होता है कि नहीं, हम पुराने सेंटर में पढ़ रहे हैं, यानी पुराने जगह पर जा रहे हैं, ऐसे जगह जहाँ से पहले से गुडविल बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी के लिए हम आए हैं। आगे है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड को ठीक से आप समझिए।
अकाउंटिंग पीरियड को समझने के लिए हम एक टर्म और लाते हैं जिसको बोलता है फाइनेंशियल पीरियड। कोई व्यवसाय शुरू होती है तो उसकी एक तिथि होती है कि आज के तारीख से हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, और उसका हर साल एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ पर अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया है, ठीक है ना। अगर हम नवंबर से बिजनेस शुरू किए तो हमको 31 मार्च तक में उसको क्लोज करके पूरा हिसाब जारी करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम 23 में बिजनेस चालू किए नवंबर में तो 31 तारीख को उसको क्लोज करके सरकार को टैक्स या जीएसटी जो भी होता है उसको पेड करके ख़त्म कर दिए, जिसका नाम आपने मार्च क्लोजिंग के रूप में देखा होगा। मार्च क्लोजिंग में व्यवसायी लोग जो है पूरी तरह से है ना बिजी रहता है, उसका बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने नवंबर में शुरू किया तो वो भी क्या किया कि अगले साल आप नवंबर, फिर आप नवंबर भूल जाइए, ठीक है ना। तो उसका जो फाइनेंशियल पीरियड फिक्स किया है 1 अप्रैल से शुरू करेगा और 31 मार्च को क्लोज करेगा, ठीक है। व्यवसाय शुरू किए तो उसका नाम अलग दे दिया। जब आप टेली पर रहेंगे तो ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसको बोला जाता है बुक्स बिगिनिंग। अगर आपकी फाइनेंशियल पीरियड एक ही रहेगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, लेकिन बुक्स बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि पीरियड आपका वही है 1 अप्रैल से ही, वो तब ने 31 तारीख का क्लोज किया, लेकिन आपने नवंबर के पहले कोई व्यवसाय नहीं किया था, लेकिन साल वही वो कवर करेगा, साल वो कवर वही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया फाइनेंशियल पीरियड हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, दूसरे साल, पहले साल से लेकर वहाँ तक। अब बुक्स बिगिनिंग क्या हुआ, जहाँ से आपका व्यवसाय चालू होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट में आपको ये सब जानकारी चाहिए कि ये सब चीज़ उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है बेसिक प्रिंसिपल्स, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। इसमें दिया गया है टू मेंटेन द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग सम प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड विच आर एज फॉलोज। अब इसको समझने के लिए कुछ और तथ्य दिए हैं जिसको आपको जानना अनिवार्य, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए आप अपने दिमाग में एक तराजू, बटखरा और समान, इसको एक कंसेप्ट आप अपने मन में लाइए। तराजू सब देखा है ना। तो तराजू पर एक तरफ क्या होता है, बटखरा मतलब जो उसका वेट जो है ना, तो उस चीज़ को वो यहाँ पर एक तरफ रखेंगे, एक तरफ जो आप परचेज या सेल परचेज हो रही है उस वस्तु को रखेंगे। एक नॉर्मल टर्म है ना। अगर हम 100 रुपये की चीज़ को परचेज करते हैं तो आपका बटखरा 100 रुपये का होना चाहिए, जो भार उसको इक्वल करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या किया है, उसको समझने के लिए ड्यूअल एंट्री सिस्टम किया गया, जबकि अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, लेकिन भारत में ज़्यादातर ड्यूअल एंट्री सिस्टम का प्रचलन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फॉलो, यहाँ पर एस काट देंगे, फॉलो अ डेफिनिट रूल। अब यहाँ पर क्या हुआ, अ डेफिनिट रूल, कि जब हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं तो लिखने का जो तरीका है वहाँ पर एक निश्चित नियम लागू होगा, ठीक है ना, जो राइटिंग करेंगे हम, ठीक है ना। ईच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैव 2 एस्पेक्ट्स और साइड। सभी ट्रांजैक्शन का 2 भाग होगा, ठीक है ना। ले रहे हैं जमा, अगर हम मान के चलिए इन्वेस्ट किए तो आपने कितना पैसा दिया, 100 रुपया मान के चलिए किसी को दिए, है ना, और उसने कितना लिया आपसे, दिया 100 रुपया और लिया वो 100 रुपया। तो 2 पहलू, उसका 2 पक्ष है, दोनों पक्ष को आपको बराबर करके चलना पड़ेगा, है ना। हमने नंबरी निकाला,
और वो 50 रुपया लेके 50 रुपया फिर वापस कर दिया, तो फिर दो तथ्य हो गया ना। हमने उसको 100 रुपया दिया, 50 रुपया फिर वापस हो गया, तो हमने कितना दिया? 50 रुपया ही दिया, है ना। ऐसा नहीं 100 रुपया दिया और उसने 50 ही लिया, ऐसे नहीं लिखाएगा। तो दोनों बराबर करने के लिए, तो यहाँ पर उसको कंटिन्यू करने के लिए ड्यूअल एंट्री सिस्टम को यहाँ पर रखा गया और दोनों पक्ष को समान मात्रा में रखा गया। इसी दोनों पक्ष को हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास मैनुअल में भी आएगा और ये जब आप बिल काटेंगे, इनवॉइस बनाएंगे, वहाँ पर डेबिट क्रेडिट आपको समझ करके डालना पड़ेगा। टैली वाला हल्का है, जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तब तो लगेगा कुछ है ही नहीं, तुरंत कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट के व्यू से जब आप जॉब या कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरव्यू होता है, उनको ये लगता है कि हम जो है कॉमर्स फील्ड से नहीं है तो हमको नहीं आता है, वो ये सोचेगा। लेकिन जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, जब आप बड़े बड़े व्यवसाय के पास जॉब करने लगेंगे, तो उस समय फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपका मजबूत नहीं है तो फिर आप आगे जा कर के लंबे समय तक अकाउंटिंग फील्ड में आप नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो हमेशा आपको नीचा देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूअल एंट्री सिस्टम में किसकी जरूरत पड़ी? डेबिट और क्रेडिट की जरूरत पड़ी। एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। एकदम कितना अच्छा लाइन है। हर डेबिट का एक अपोजिट क्रेडिट भी है, ठीक है ना। अगर हम उसको 500 रुपया दिए तो आपसे उन्होंने 500 रुपया लिया, यहां पर फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो दे रहा है, जो ले रहा है, दोनों का अलग अलग है ना। जिसने लिया वो क्रेडिट पक्ष हो गया, जिसने दिया डेबिट पक्ष हो गया, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है, पर यहाँ से वो फार्मूले के आधार पर चेंज होगा। जब हम काइंड्स ऑफ पढ़ेंगे तब इसका गोल्डन रूल होगा, कहाँ पर हमको डेबिट करना है, कहाँ पर क्रेडिट करना है। ऐसे ट्रेड नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन रूल सप्लाई होगा। पर्सनल अकाउंट्स के लिए क्या लगता है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, है ना। क्रेडिट द गिवर, जो ले रहा है, ये जिसके पास से खाली हो रहा है, ये ध्यान रखना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे आपको नहीं समझना है, वो फिर अकाउंट्स के प्रकार से। इसके बाद अकाउंट्स का प्रकार आएगा। अकाउंट्स के प्रकार के बाद आप कुछ मैनुअल अब वहाँ पर तैयार करेंगे, हिसाब कुछ बनाएंगे। जब हिसाब आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा, तब आपकी टैली वाली क्लास इधर जो प्रैक्टिकल है आपकी ऑन होगी। यहाँ तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़िए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो दोनों का क्या कह रहा है कि एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। प्रत्येक डेबिट का एक अपोजिट सेम यानी बराबर मात्रा में क्रेडिट है, दोनों बराबर होना चाहिए। दस इज द क्रक्स ऑफ ड्यूअल एंट्री सिस्टम। यही जो है सार है ड्यूअल एंट्री सिस्टम का। अगर हमारा डेबिट में 50,000 दिखा रहा है और क्रेडिट में 45,000 कुछ रुपया दिखा रहा है, तो आपके हिसाब गलत है। इसी से आप पकड़ेंगे कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, हमने लेन देन में मिस्टेक किया है। तब वहाँ से सबसे मुश्किल है टैली के क्लास में मिलान करना है। टैली का अर्थ होता है मिलान करना। टैली का शाब्दिक अर्थ जब बताएंगे, मिलान करना, ठीक है ना। चलाना टैली में कुछ नहीं, टाइपिंग की तरह होता है। टाइपिंग की तरह उसका एमबी में ही उसका सॉफ्टवेयर भी बनता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो एक एक स्टेप पर आप फंस जाएंगे, गलती करेंगे। और थोड़ा इधर उधर हो गया तो बस हिसाब आपका, आप मान के चलिए 1 महीने का एंट्री किए और 31वें दिन जाकर हिसाब आपका गड़बड़ हो गया, तो आपको दूसरी तरह से बोरिंग लगने लगेगा और लगेगा अब हमसे होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर यहाँ पर रखेंगे। आगे देखिए, ईच ट्रांजैक्शन should be recorded in such a way that it affects two sides। अब कहता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन को हमें इस प्रकार रखना चाहिए या इस प्रकार से दर्ज करना चाहिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो, ठीक है ना। ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आपका हिसाब गलत हो गया। इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअल एंट्री accounting were
फर्स्ट एक्सप्लेन इन प्रिंट बाय लुका फ्रा पेसियोली। तो ये देखिए नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इटालियन मैथमेटिशियन, यानी पहले ड्यूअल एंट्री सिस्टम का जो चर्चा हुई है, जो बहुत लंबी जो ब्लैक करके हमने लिखा है, इस किताब में इसकी चर्चा हुई है। तो आप लोग अपना जोड़ के इसको पढ़ लेंगे, सेलेक्ट करके गूगल से उच्चारण इसको रोक करके धीरे धीरे आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं। ये किताब का नाम उसी में पब्लिश हुआ था, कब? 1494 में, 1494 ईस्वी में जो किताब छपी थी, उस किताब में ड्यूअल एंट्री सिस्टम की चर्चा की गई थी। 300 ईयर्स लेटर जॉन वॉन गोद्दे, हो सकता है कि इसका जॉन का जो स्पेलिंग है यहाँ पर, इसको गूगल से चेक करना पड़ेगा। अभी इंटरनेट हम इसको देख लेंगे, अगर अगले वाले क्लास में हम स्पेलिंग देख के आपको कवर कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें रहने देता है। परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, चूँकि दिस इज़ द हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम बदल के क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चीज़ हमको भी जानना है कि डबल एंट्री सिस्टम किस किताब में थी, तो किताब को आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सोमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया, ठीक है ना, प्रोपर्शनिएट अप्रोपर्शनलिटिया, आप इस तरह से इसको पढ़ के देख लीजिएगा। हम कोशिश की, लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आगे इसको बड़ा जो था, देखिए वहाँ पर इसका भी पेसियोली ने एक नाम दे दिया, डिस्क्राइब पेसियोली सिस्टम, ठीक है ना। उसका नाम अलग था, लेकिन हम उसको जो ड्यूअल एंट्री सिस्टम है, एक चीज़ याद रखना कि ये किसने किया है, पेसियोली नामक किताब वो था, लेकिन उन्होंने इसको पेसियोली सिस्टम के रूप में इसको रखा गया अकाउंटिंग में जो है, एज समथिंग ऑफ टाइमलेस ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। ये क्या किया, ये बहुत ही सरल और सामान्य लोग भी इसको करने लगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो स्पेशल मुंशी होते थे वही अकाउंटिंग को करते थे, अभी मुंशी कहलाते थे। लेकिन अब नॉर्मल आदमी भी अकाउंटिंग करते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट तक भारी लगेगा, बाकी आपको उधर लगेगा। जब जिस दिन समझ गए तो सबसे ज़्यादा मज़ा, अभी तक आप एक्सेल पर हैं, वर्ड पर हैं, सबसे अच्छा इसी में मज़ा लगेगा। इसीलिए हम इसको दिए, कैसे व्यक्ति नहीं पढ़ पाते हैं, अभी बहुत कम देखते हैं, रुझान जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ऐसा उद्योग है जो अपना सॉफ्टवेयर यूज करता है, लेकिन जब बड़ा स्तर पर उसको करने लगता है तब वो थकने लगता है, तब उसको ज़रूरत है नहीं, हमको अकाउंटेंट चाहिए, तब वो खोजेगा आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है, इसकी जो सुंदरता है, टाइमलेस ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी, जो ड्यूअल एंट्री सिस्टम की जो सुंदरता है, वो एकदम बहुत ही सरल है, सिंपल है, और आसानी से इसको कोई भी आदमी अब कर सकता है। इट में साउंड स्ट्रेंज दैट इवेंट इन टूडेज एडवांस्ड एज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब अभी भी जो है उसके पेसियोली सिस्टम को ही हम अपना रहे हैं, और बहुत ही सरल होने के कारण हर कोई इसको यूज कर रहा है। द ड्यूअल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इक्वली, कि ड्यूअल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग की वह सिस्टम है जिसमें दोनों पक्ष को, डेबिट और क्रेडिट पक्ष को बराबर तरीके से रखा जाता है, इसी को ड्यूअल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एक फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन को, इसको समझिए अच्छा से। अगर आपसे बोला जाए एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या हुआ, संपत्ति, तो आपकी संपत्ति में क्या क्या होगा, संपत्ति में आपका होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इक्विटी मतलब ही कैपिटल है वहाँ पर होगा, मतलब दोनों मिला करके आपकी पूरी संपत्ति है ना। मान के चलिए 15 लाख का आपका कैपिटल है, लेकिन उसमें से 5 लाख आपको किसी को देना है, तो 5 लाख प्लस वो, प्लस नहीं, उसी में से वो दोनों चीज़ हुआ, दोनों मिला करके जो टोटल होता है वो आपकी संपत्ति हुई, ठीक है ना। लेन देन भी, अगर आपका सब मिला करके 15 लाख है, तो 15 लाख में 7 लाख आपके पास मेन पूंजी आता है, और 5 लाख का उधार है या कुछ है जिसको आपको देना है ना। तो ऐसा नहीं कि 15 + 7, ऐसा नहीं है, 15 में 7 माइनस होगा वो आपकी, लेकिन ये दोनों मिला के कुल संपत्ति कहलाती है। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल का फॉर्मूला क्या है,
कि आपकी पूंजी क्या है, तो जितना आपके एसेट जैसे 15 बोले और 7 लायबिलिटीज़ है, तो घट करके जो बचेगा वो आपकी पूंजी है, ठीक है ना। दे लेकर के जो बचेगा वो आपके पास बचेगा। फिर आगे देखिए, द अबव इक्वेशन हैज़ अ यूनिक फीचर इन द सेंस दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस विल इफेक्ट द इक्वेशन इन सच अ वे दैट आइदर द इक्वलिटी विल बी मेंटेन्ड और ए न्यू इक्वलिटी अचीव्ड। यानी इसको इस तरह से अकाउंटिंग में इसको किया जाता है कि उसको सबसे पहले जब राइटिंग करते हैं तो फिर वहाँ एक नई चीज़ आपको मिलती है, नया पहले रेगुलर ट्रांजैक्शन को किए और फिर वहाँ जा कर के फिर एक नया चीज़ आपको मिला जो समराइज करते हैं। रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग और समराइजिंग तक पहुँचते हैं, तो रिकॉर्डिंग किए तो वहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट क्लियर किया और फिर डेबिट क्रेडिट जाके ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट क्रेडिट दिखाएगा, ठीक है ना। तो यही डेबिट क्रेडिट जा करके यहाँ आकर के आपको फाइनल अकाउंट तक रेफर करेगा, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे कहते हैं दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ड्यूअल एंट्री सिस्टम कंसेप्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अगर आप यहाँ तक समझ गए, अब इसको एक छोटा सा भाषा में लेते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग, ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, रिकॉर्डिंग में हमको डेबिट क्रेडिट पक्ष को बराबर करते हुए रिकॉर्डिंग हम करेंगे। क्लासीफाइंग कैसे करेंगे, जब उसको अलग अलग बिजनेस, चूँकि आपके व्यवसाय में हर तरह का बिजनेस होता है, ठीक है ना, उसको अलग अलग बांट करके कार्य करेंगे और सबको मिला करके जो हमारा निचोड़ होगा, जहाँ से हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे का पता चलेगा। ऐसा नहीं सिंगल भाग से हम खाली जोड़ दिए और हमको प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है, तो वहाँ से नहीं है। पूरा व्यवसाय, हर तरह का खर्च, हर तरह का वहाँ पर जो है आमदनी, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे, तब आके आपका नीचे आकर के आपका एक निकलेगा। अब इतने चीज़ को समझने के लिए आगे के क्लास में हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे वो सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल कहीं भी जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि अकाउंटिंग के 3 भेद हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। ये 3 अकाउंट्स आपको बोलेगा और यहीं से शुरू करेगा। हम लोग जो बैक करके गए कि ये खले नहीं कि कॉमर्स हम थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, ये थोड़ी सी कॉमर्स आपको चाहिए उस जगह, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत इतने ठो जानना है कि हम अभी भारत में या कहीं भी लगभग जो अकाउंटिंग की चर्चा करते हैं किस सिस्टम पर आधारित है, ड्यूअल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। ड्यूअल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। ड्यूअल एंट्री सिस्टम में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले एस्पेक्ट्स को क्या बोलते हैं, डेबिट, और दूसरे एस्पेक्ट्स को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। दोनों में क्या खासियत है कि हमारा डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो हमारा रिकॉर्डिंग गलत है, क्लासीफाइंग भी तब गलत हो गया और वहाँ तक, यानी कहीं भी एक मिस्टेक कीजिएगा तीनों जगह आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो सावधानी इसमें होनी चाहिए। और इन तीनों चीज़ को समझने के लिए हमको अकाउंटिंग के टाइप्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह का अकाउंटिंग नहीं है, वहाँ पर उसको 3 भाग में बांटा गया नॉर्मल। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो इसको अलग अलग जब क्लासीफाई करेंगे अकाउंटिंग के टाइप्स को, तो अलग तरीक़ा से, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि अकाउंटिंग के 2 रूप हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के फिर 3 भेद हैं, ठीक है। वो देखने में अजीब लगेगा लेकिन सही तरीका वही है, लेकिन बनाते हैं तो बस 3 अकाउंट्स को, चूँकि यहाँ से आसान रहता है इसलिए इसको 3 भाग में अलग से बांट दिया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों के गोल्डन रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स में क्या कहता है कि अगर व्यक्तिगत खाता है ना, तो व्यक्तिगत खाता, उसको व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। रियल अकाउंट को वास्तविक खाता बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक खाता बोलते हैं। ये इतना चीज़ आपको इसमें जानना है, ठीक है ना। तो उसमें उसका एक गोल्डन रूल्स बना दिया गया। पर्सनल अकाउंट्स में क्या कहा गया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में बोला गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इंग्लिश में डेफिनेशन है,
ये इंग्लिश में ही आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। हिंदी में भी आपको ये खाली ये कमिंग है, इसलिए हम इसका रिपीट कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट में बोलेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसको एक बार हिंदी में देखते हैं। व्यक्तिगत खाते में डेबिट किसको करेंगे? जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो उसके पक्ष को हम डेबिट करेंगे, है ना। प्राप्त करता, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और जो दे रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब रियल अकाउंट कहता है कि अगर रियल अकाउंट के आधार पर कोई चीज़ आपके बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और कोई आपके बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उधर क्या है कि जितने भी लॉस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वे सारे डेबिट हो जाएंगे, और जितने भी लाभ हैं, आमदनी है, वो सारा पक्ष क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला पर सारा आपका बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगा, और आप काम धंधा करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जो है सब्र रखना है, ठीक है ना। एक क्लास में हम वहाँ से अकाउंटिंग के टाइप पर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आ जाएंगे दूसरे सप्ताह से, ठीक है। धन्यवाद। तो सभी अपना अपना